खबरों की दुनिया में सबसे आगे वही रहता है जो हर अपडेट से जुड़ा रहता है। नमस्कार, मैं हूँ रेनू सिंह और आप देख रहे हैं हेडलाइन ब्यूरो। आज तारीख है 30 जुलाई और दिन वीरवार। आज की शुरुआत एक बेहद पावन अवसर के साथ हो रही है। आज से भगवान शिव को समर्पित सावन का पवित्र महीना शुरू हो रहा है, जो 28 अगस्त तक चलेगा। इस पूरे माह में श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना, जलाभिषेक और व्रत के माध्यम से उनकी कृपा प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। इसी शुभ शुरुआत के साथ आइए रुख करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर, जहाँ खेल, राजनीति, रोजगार, मौसम, टेक्नोलॉजी, अपराध और मनोरंजन जगत की हर बड़ी अपडेट लेकर हम हाजिर हैं। तो शुरू करते हैं आज की 50 सबसे बड़ी खबरें, सबसे तेज, सबसे सटीक और सबसे भरोसेमंद अंदाज में। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस खबर से जिसने हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के खिलाड़ियों का दम लगातार दिख रहा है और कॉमनवेल्थ गेम्स से एक के बाद एक शानदार खबरें आ रही हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। हरजिंदर कौर ने महिला 69 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीता। नायब सूबेदार कुलवीर सिंह ने 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतकर इतिहास रचा, जबकि प्रीति पवार ने बॉक्सिंग के सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत का एक और पदक पक्का कर दिया। वहीं महिला पैरा शॉट पुट F57 में शिल्पा केशाइला ने व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ कांस्य पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया। और सिर्फ एक तो नहीं, अब आपको बताते हैं कि पूरे टूर्नामेंट में भारत का प्रदर्शन कैसा रहा और पदक तालिका में देश ने कितनी बड़ी छलांग लगाई। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत का शानदार प्रदर्शन लगातार जारी है। अब तक भारत के खाते में 12 पदक आ चुके हैं, जिनमें 2 स्वर्ण, 7 रजत और 3 कांस्य शामिल हैं। इसी प्रदर्शन के दम पर भारत पदक तालिका में 9वें स्थान पर पहुंच गया है। इस बार भारत के 122 खिलाड़ी 8 मुख्य खेलों और 5 पैरा स्पर्धाओं में हिस्सा ले रहे हैं। सबसे शानदार प्रदर्शन भारोत्तोलन में देखने को मिला, जहाँ भारतीय खिलाड़ियों ने 7 पदक अपने नाम किए हैं। अब बात उन युवाओं की जो सरकारी या PSU नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक शानदार मौका सामने आया है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने मुंबई और कोच्चि रिफाइनरी में तकनीशियन ऑपरेटर समेत विभिन्न नॉन एग्जीक्यूटिव पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 154 रिक्तियां भरी जाएंगी। इच्छुक उम्मीदवार BPCL की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और अंतिम तिथि की जानकारी प्राप्त कर आवेदन कर सकते हैं। अगर आपने भी UPSSC आबकारी सिपाही भर्ती परीक्षा दी थी तो आपके लिए बड़ी खबर है। आयोग ने रिजल्ट जारी कर दिया है और हजारों अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म हो गया है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने आबकारी सिपाही भर्ती 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है। आयोग ने 820 पदों के लिए 32,891 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा यानी मेंस के लिए शॉर्टलिस्ट किया है। उम्मीदवार अपना रिजल्ट और कट ऑफ आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। अब खबर देश के अन्नदाताओं की, जहाँ खेती को आधुनिक बनाने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत 335 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजनाओं का लाभ समयबद्ध तरीके से किसानों तक पहुंचे। इस राशि से आधुनिक खेती, कृषि अवसंरचना और किसानों की आय बढ़ाने वाली परियोजनाओं को नई रफ्तार मिलेगी। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना के तहत पात्र किसानों और पशुपालकों को स्वदेशी गाय पालन के लिए 10,000 रुपए से 15,000 रुपए तक का अनुदान दे रही है। इस योजना का उद्देश्य दुग्ध उत्पादन बढ़ाना, स्वदेशी नस्लों का संरक्षण करना और किसानों की आय में बढ़ोतरी करना है। सरकार का मानना है कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में डेयरी व्यवसाय और रोजगार को भी नई रफ्तार मिलेगी। वहीं देखिए, सोना चांदी में उतार चढ़ाव भी चल रहा है, जहां आज 24 कैरेट सोने का भाव करीब 1,44,160 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी का भाव 2,39,900 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबारी कर रही है। वहीं बीते दिन इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक सोना 2,175 रुपए और चांदी 7,098 रुपए तक सस्ती हुई थी। ऐसे में कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। अगर आप सोना खरीदना चाहते हैं तो आज के भाव जरूर जान लीजिए। अब अगली खबर मौसम की मार की, जहां लगातार भारी बारिश ने पहाड़ों में हालात बेहद गंभीर कर दिए हैं और लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिससे नदी के किनारे के इलाकों में चिंता बढ़ गई है। वहीं मसूरी देहरादून रोड पर भारी भूस्खलन के कारण पहाड़ी से मलबा और बोल्डर सड़क पर आ गिरे, जिससे मार्ग पूरी तरह बंद हो गया और दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और गैर जरूरी यात्रा से बचने की अपील की है। वहीं रुद्रप्रयाग के तिलवाड़ा क्षेत्र में उफनती नदी में फंसी 3 महिलाओं को SDRF ने साहसिक अभियान चलाकर सुरक्षित बचा लिया। आरक्षी प्रेम सिंह ने अपनी जान जोखिम में डालकर नदी पार की, जिसके बाद टीम ने अस्थायी पुल बनाकर तीनों महिलाओं को सुरक्षित बाहर निकाला। SDRF के साहसिक रेस्क्यू के स्थानीय लोगों ने और प्रशासन ने जमकर सराहना की।
अब रुख करते हैं पूर्वोत्तर भारत की ओर, जहां बाढ़ का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा और देखते ही देखते सैकड़ों परिवार बेघर हो गए हैं। दरअसल असम में बाढ़ ने एक बार फिर भीषण तबाही मचाई है। कई इलाकों में कुछ ही मिनटों में सैकड़ों घर तिनकों की तरह तेज बहाव में बह गए। बाढ़ का खौफनाक मंजर देखकर लोगों में दहशत फैल गई। प्रशासन और राहत एजेंसियां प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं, जबकि लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। लगातार बारिश के चलते हालात अभी भी गंभीर बने हुए हैं। बारिश ने सिर्फ राहत नहीं बल्कि कई शहरों में बड़ी मुसीबत भी खड़ी कर दी है। अब देखते हैं नोएडा से आई ये तस्वीर। नोएडा में भारी बारिश के बाद महामाया फ्लाईओवर के नीचे सीएनजी पंप की ओर से जाने वाले अंडरपास में 4 फीट से ज्यादा पानी भर गया। जल भराव के कारण कई बाइक बीच रास्ते में बंद हो गयीं, जबकि कई कारें पानी में फंस गयीं। मौके पर लंबा जाम लगा और लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। और वहीं दिल्ली एनसीआर में हुई तेज बारिश से जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया है। नोएडा के बरौला गांव में सड़कें तालाब बन गई हैं, जहां लोग घुटनों तक गंदे पानी से गुजरने और वाहन धक्का देकर निकालने को मजबूर हैं। वहीं दिल्ली के आईटीओ, कनॉट प्लेस, सदर बाजार समेत कई प्रमुख मार्गों पर ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रही, जिससे लोगों को घंटों तक जाम में फंसे रहना पड़ा। अब बात देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद से जुड़ी एक अहम खबर की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यकाल के 4 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रपति भवन में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन और राष्ट्रपति संपदा में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन पहलों का उद्देश्य नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाना, विरासत संरक्षण को बढ़ावा देना और राष्ट्रपति भवन परिसर के समग्र विकास को नई गति देना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लखनऊ के कमांड हॉस्पिटल में डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री मेडिसिन का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि यह विभाग सैन्य चिकित्सा अनुसंधान और जवानों के बेहतर स्वास्थ्य के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि सैनिकों का विश्वास ही सेना की सबसे बड़ी ताकत है और यह पहल सशक्त सेनाओं और विकसित भारत के संकल्प को नई मजबूती देगी। अब बात उत्तर प्रदेश की राजनीति की, जहां 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी तैयारियां तेज होने लगी हैं। बहुजन समाज पार्टी भी पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी में बीएसपी ने अपनी रणनीति पर काम तेज कर दिया है। पार्टी सुप्रीमो मायावती ने नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। 10 अगस्त को आकाश आनंद हाथरस के सादाबाद में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान विधानसभा प्रभारी और प्रत्याशी के नाम की घोषणा के साथ बीएसपी के चुनावी अभियान का औपचारिक आगाज किया जाएगा। पार्टी इसे 2027 मिशन की अहम शुरुआत के रूप में देख रही है। अब अगली खबर विकास की रफ्तार से जुड़ी हुई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विकसित निशातपुरा रेलवे स्टेशन से पहली मालवा एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 14 करोड़ की लागत से तैयार यह स्टेशन अब भोपाल जंक्शन, रानी कमलापति और संत हृदयराम नगर के साथ राजधानी का चौथा प्रमुख रेलवे स्टेशन बन गया है। और वहीं आगे बात करें तो पंजाब की, जहां राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने पंजाब में कथित पेपर लीक और परीक्षा अनियमितताओं को लेकर राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि पिछले 5 वर्षों में 6 बार पेपर लीक हुए और कई परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर नकल व गड़बड़ियां सामने आईं। मालीवाल ने आरोप लगाया कि इन मामलों पर सरकार चुप्पी साधे हुए है और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इसी मुद्दे पर संसद के भीतर भी बयानबाजी तेज हो गई है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी और विपक्ष से एंटी पेपर लीक बिल पर सार्थक चर्चा करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि यह विधेयक छात्रों की मांग और प्रधानमंत्री के बड़े फैसले के बाद लाया गया है, जिससे परीक्षा प्रणाली पर भरोसा बढ़ेगा। रिजिजू ने कहा कि अगर कांग्रेस के पास कोई सुझाव है तो उसका स्वागत है। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी की भाषा पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल लोकतंत्र और देश दोनों के लिए उचित नहीं है। और इसी बीच पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव संसद के मकर द्वार पर उस वक्त चर्चा में आ गए जब वह छात्रों पर कथित लाठीचार्ज और AK-47 के इस्तेमाल के विरोध में हाथ में लाठी लेकर संसद में प्रवेश करने पहुंचे। लाठी देखकर सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें संसद के भीतर इसे ले जाने से रोक दिया। इस दौरान कुछ देर तक मकर द्वार पर हलचल का माहौल रहा। अब बात कर लेते हैं दिल्ली की। दिल्ली में सफाई व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए भाजपा सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब शहर में 917 नए गार्बेज कलेक्टर, 255 ई-रिक्शा, 550 मिनी टिपर और 52 कॉम्पैक्टर तैनात किए जाएंगे। सरकार का दावा है कि अब हर इलाके में सुबह और शाम दिन में 2 बार कूड़ा उठाया जाएगा, जिससे कचरा प्रबंधन तेज होगा और राजधानी को साफ सुथरा बनाने में मदद मिलेगी। चलिए अब जान लेते हैं कुछ खबरें अदालत की। दिल्ली की एक अदालत ने सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान कथित रूप से हंगामा करने, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने, सुरक्षा कर्मी से मारपीट और कार्यवाही में बाधा डालने के आरोप में गिरफ्तार 2 लॉ स्टूडेंट्स को जमानत दे दी है। दोनों छात्रों को पहले न्यायिक हिरासत में लिया गया था। फिलहाल मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।
पेटीएम पेमेंट्स बैंक को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद आरबीआई ने बैंक को बंद करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। रिजर्व बैंक के मुताबिक नियमों के लगातार उल्लंघन के कारण बैंक का लाइसेंस पहले से ही रद्द किया जा चुका था और अब यह प्रक्रिया उसके औपचारिक बंद होने का अंतिम चरण है। ग्राहकों से आरबीआई की आधिकारिक जानकारी और निर्देशों पर ही भरोसा करने की अपील की गई है। अब आगे बात कर लेते हैं सेना और युवाओं के भविष्य से जुड़ी बड़ी खबर की। छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए बड़ी खबर है। भारतीय सेना में बस्तर रेजिमेंट के गठन की पहल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रस्ताव पर आवश्यक कार्रवाई और जांच प्रक्रिया शुरू होने की जानकारी दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर रेजिमेंट बनने से स्थानीय युवाओं को सेना में भर्ती के बेहतर अवसर मिलेंगे और क्षेत्र में रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे। अगर आपके पास भी गाड़ी है तो ये खबर जान लीजिएगा। वाहन मालिकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने पीयूसी यानी प्रदूषण प्रमाण पत्र के नियमों में बदलाव का ड्राफ्ट जारी किया है। प्रस्ताव के मुताबिक 6 साल तक पुरानी BS6 निजी गाड़ियों के लिए पीयूसी की वैधता 1 साल से बढ़ाकर 3 साल की जा सकती है। अगर यह प्रस्ताव लागू होता है तो वाहन मालिकों को हर साल नहीं बल्कि 3 साल में एक बार ही प्रदूषण जाँच करानी होगी। वहीं जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के उरी सेक्टर में LOC के पास हुए माइन ब्लास्ट में भारतीय सेना के 2 जवान घायल हो गए। यह धमाका कमलकोट सब सेक्टर में 8 राष्ट्रीय राइफल्स की फॉरवर्ड पोस्ट के पास हुआ। घायल जवानों को तुरंत एयरलिफ्ट कर श्रीनगर के बादामी बाग सेना अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। अब नजर डाल लेते हैं विदेश नीति से जुड़ी एक बड़ी खबर पर। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर यानी POJK में कराए जा रहे तथाकथित विधानसभा चुनावों पर भारत ने एक बार फिर अपना सख्त रुख अपनाया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख और POJK भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है। उन्होंने यह भी कहा कि यह चुनावी प्रक्रिया पाकिस्तान के अवैध कब्जे और मानवाधिकार उल्लंघनों को छिपाने की कोशिश है। फ्रांस और स्पेन में नई हीट वेव से पहले जंगलों में भीषण आग का खतरा मंडरा रहा है। हालात से निपटने के लिए हजारों इमरजेंसी कर्मियों, विमानों और सेना को तैनात किया गया है। बढ़ते तापमान और तेज हवाओं के कारण आग के और फैलने की आशंका जताई जा रही है। इस संकट के चलते 3 लाख से ज्यादा लोगों को अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा है। अब बात कर लेते हैं टेक्नोलॉजी की दुनिया की, जहाँ AI को लेकर नई बहस छिड़ गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तेजी से दुनिया बदल रहा है, लेकिन अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक स्कूल डिस्ट्रिक्ट ने AI पावर्ड ह्यूमनॉइड रोबोट को क्लासरूम में लाने की योजना फिलहाल रोक दी है। इसकी वजह छात्रों की डेटा प्राइवेसी, सुरक्षा और रोबोट बनाने वाली कंपनी को लेकर उठे सवाल हैं। स्कूल ने करीब 60,000 अमेरिकी डॉलर की लागत से इस रोबोट को खरीदने की मंजूरी दी थी। फिलहाल इस योजना पर रोक लगा दी गई है। अब रुख करते हैं अंतर्राष्ट्रीय हलचल की ओर, जहाँ दुनिया की 2 बड़ी हस्तियों की मुलाकात ने वैश्विक राजनीति में नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है। दरअसल यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच मुलाकात का एक वीडियो चर्चा में है। यह मुलाकात सीनेटर लिंडसे ग्राम के अंतिम संस्कार के दौरान हुई, जहां दोनों नेताओं के बीच गंभीर बातचीत होती दिखाई दी। वीडियो में नेतन्याहू कुछ कहते नजर आते हैं, जबकि जेलेंस्की का चेहरा भी गंभीर दिखता है। हालांकि बातचीत का आधिकारिक ब्यौरा सामने नहीं आया है। भारत और चीन के बीच सीमा व्यापार को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि अगस्त 2025 में दोनों देश लिपुलेख दर्रा, शिप्कीला दर्रा और नाथुला दर्रा के जरिए सीमा व्यापार दोबारा शुरू करने पर सहमत हुए थे। उन्होंने कहा कि इस सहमति के तहत सीमा व्यापार को चरणबद्ध तरीके से फिर से शुरू करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत ने लेबनान में UNIFIL शांति सैनिकों पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने कहा कि शांति सैनिकों को निशाना बनाना पूरी तरह अस्वीकार्य है और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना सभी की जिम्मेदारी है। साथ ही भारत ने सीरिया की संप्रभुता, एकता और क्षेत्रीय अखंडता के समर्थन को भी दोहराया। और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान सरकार और सेना के खिलाफ लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। अलग अलग इलाकों में रात के समय भी विरोध प्रदर्शन जारी रहे, जिनमें युवा और महिलाएं बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे। प्रदर्शनकारी पाकिस्तान सरकार, सेना और रेंजर्स पर भेदभाव और दमन के आरोप लगा रहे हैं। वहीं स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में चीन ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। देश ने अपने कृत्रिम सूर्य यानी फ्यूजन मैग्नेट तैयार कर लिया है। यह तकनीक 10 करोड़ डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर ऊर्जा उत्पादन की प्रक्रिया को संभव बनाएगी। चीन का लक्ष्य 2030 तक इस तकनीक से बिजली उत्पादन शुरू करना है, जिसे भविष्य की स्वच्छ और सुरक्षित ऊर्जा का बड़ा कदम माना जा रहा है। वहीं जापान में आए 7.1 तीव्रता के भूकंप ने भारी तबाही मचा दी है। दक्षिण पश्चिमी कुमामोटो क्षेत्र में एक शॉपिंग मॉल ढह गया, फैक्ट्री पर चिमनी गिर गई और कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गयीं। अब तक 13 लोगों की मौत और कई लोगों के घायल होने की पुष्टि हुई है। हजारों घरों की बिजली गुल है, जबकि 9,000 से अधिक लोग राहत शिविरों में शरण लेने को मजबूर हैं। राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। अब बदलते हैं खबरों का मिजाज और चलते हैं उन अपडेट्स की ओर जिन्होंने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचा।
गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में भगवान गुरु गोरखनाथ के दर्शन पूजन कर देश और समस्त सृष्टि के कल्याण की प्रार्थना की। इस दौरान उन्होंने योगीराज गंभीरनाथ, महंत दिग्विजयनाथ और अपने पूज्य गुरु महंत अवैधनाथ को श्रद्धा पूर्वक नमन कर उनका पूजन किया। अब अपनी खबरों में बात कर लेते हैं एक और सोशल मीडिया की। सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के नियमन को लेकर सरकार सख्त होती नजर आ रही है। 3 अगस्त को होने वाली संसदीय स्थायी समिति के अहम बैठक में गूगल, मेटा, एक्स और स्नैपचैट के प्रतिनिधियों को तलब किया गया है। बैठक में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्रालय और गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। इस दौरान डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की जवाबदेही, नियमों के पालन और ऑनलाइन सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। और वहीं भारत में मोबाइल और इंटरनेट कनेक्टिविटी लगातार नए रिकॉर्ड बना रही है। TRAI की जून 2026 रिपोर्ट के मुताबिक देश में टेलीकॉम यूजर्स की संख्या बढ़कर करीब 135 करोड़ हो गई है। वहीं 5G और ब्रॉडबैंड सेवाओं के विस्तार से डिजिटल कनेक्टिविटी को नई रफ्तार मिली है। इसके साथ ही देश की टेली डेंसिटी बढ़कर 94.31% पहुँच गई है, जो दूर दराज के इलाकों तक मजबूत नेटवर्क पहुँचने का संकेत है। अब अगली अपडेट उन लोगों के लिए है जो तत्काल टिकट बुक कराते हैं। 1 अगस्त से पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल मंडल के सभी आरक्षण केंद्रों पर टोकन सिस्टम लागू होगा। नई व्यवस्था में पहले खुद या परिवार के लिए टोकन लेने वालों को प्राथमिकता मिलेगी। रेलवे का कहना है कि इससे टिकट बुकिंग अधिक पारदर्शी होगी और दलालों पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। उत्तराखंड के ऋषिकेश में बने नए बजरंग सेतु पर घूमने जाने वाले पर्यटकों को जल्द एंट्री फीस देनी पड़ सकती है। राज्य सरकार ने ग्लास स्काई वॉक पर यूजर फीस लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। नियम लागू होने के बाद बच्चों से 50 रुपए और वयस्कों से 100 रुपए शुल्क लिया जाएगा। लोक निर्माण विभाग जल्द ही टेंडर प्रक्रिया शुरू करेगा, जिसके बाद नई व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। दिल्ली पुलिस की सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट साइबर टीम ने 70 करोड़ रुपए के म्यूल बैंक अकाउंट नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। जांच की शुरुआत 10,000 के पार्ट टाइम जॉब स्कैम से हुई थी। पुलिस ने अब तक 5 बैंक कर्मचारियों समेत 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच में इस गिरोह के तार दुबई और यूनाइटेड किंगडम तक जुड़े मिले हैं। वहीं इस नेटवर्क से जुड़े 19 राज्यों में 156 साइबर ठगी की शिकायतें भी सामने आई हैं। गाजियाबाद के शालीमार गार्डन क्षेत्र में खाद्य विभाग ने मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। छापेमारी के दौरान गंदगी के बीच तैयार की जा रही करीब 200 किलो मिलावटी सोया चाप को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। साथ ही संबंधित फैक्ट्री को सील कर दिया गया है। खाद्य विभाग ने सैंपल जाँच के लिए भेज दिए हैं और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ग्रेटर नोएडा में पुलिस हिरासत से फरार हुआ एक चैन स्नैचर पास की पूर्वांचल रॉयल सिटी सोसाइटी में घुस गया। आरोपी को देख सोसाइटी के सुरक्षा गार्ड तुरंत सक्रिय हुए और बहादुरी दिखाते हुए उसे पकड़ लिया गया। इसके बाद आरोपी को दोबारा पुलिस के हवाले भी कर दिया। 15 अगस्त से पहले पंजाब में सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। खुफिया इनपुट के मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI स्वतंत्रता दिवस से पहले नई आतंकी साजिशों को अंजाम देने की कोशिश कर सकती है। इसके मद्देनजर सीमा क्षेत्रों, संवेदनशील प्रतिष्ठानों और सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन चक्र के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए महज 72 घंटों में 25 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान 116 चोरी के वाहन भी बरामद किए गए। पुलिस का कहना है कि यह कार्रवाई संगठित वाहन चोर गिरोहों पर बड़ी चोट है। यह ऑपरेशन DCP हरीश्वर V स्वामी के नेतृत्व में चलाया गया। वहीं उत्तर प्रदेश पुलिस ने मुख्तार अंसारी गैंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी समेत 5 लोगों पर शस्त्र लाइसेंस घोटाले के मामले में FIR दर्ज की है। पुलिस के मुताबिक मुख्तार गैंग के हथियारों की जांच के दौरान एक राइफल से जुड़ी महत्वपूर्ण पत्रावली गायब मिली, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। उत्तर प्रदेश के बलिया में सरयू नदी का जलस्तर बढ़ने से कटान लगातार तेज होता जा रहा है। हालात ऐसे हैं कि एक प्राथमिक विद्यालय पूरी तरह नदी में समा गया, जबकि पिछले 10 दिनों में 5 मकान भी बह चुके हैं। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने प्रभावित परिवारों को 24 घंटे के भीतर मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं और बाढ़ खंड व सिंचाई विभाग को स्थिति पर लगातार निगरानी रखने को कहा है। उत्तर प्रदेश के बस्ती में एक बड़ा हादसा टल गया। NH 28 पर चलती रोडवेज बस में अचानक आग लग गई। बस में सवार करीब 15 यात्रियों ने समय रहते बाहर निकलकर अपनी जान बचा ली। सूचना पर पहुंची दमकल टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक बस पूरी तरह जल चुकी थी। इसी तरह की एक और घटना राजधानी दिल्ली से भी सामने आई है। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 9 में भी एक चलती DTC बस अचानक आग की चपेट में आ गई। देखते ही देखते बस धुआं का जलने लगी, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। राहत की बात यह रही कि इस घटना में कोई भी जानहानि नहीं हुई, जबकि आग लगने के कारणों की जांच जारी है।
वहीं ये बात कर लेते हैं मनोरंजन जगत की, जहां रणबीर कपूर की मेगा बजट फिल्म रामायण रिलीज से पहले ही नई रिकॉर्ड बना रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 4000 करोड़ रुपए की इस महत्वाकांक्षी फिल्म के म्यूजिक राइट्स टी सीरीज ने 75 करोड़ रुपए में खरीद लिए हैं। इसे भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी म्यूजिक डील में से एक माना जा रहा है। फिल्म का पहला पार्ट इस दिवाली रिलीज होगा, जबकि दूसरा पार्ट दिवाली 2027 में सिनेमाघरों में आएगा। भारतीय सिनेमा के दिग्गज अभिनेता देव आनंद के बेटे सुनील आनंद का लंदन में हार्ट अटैक से निधन हो गया। वह 70 वर्ष के थे। उनके निधन की जानकारी परिवार की ओर से साझा की गई, जिसके बाद फिल्म जगत में शोक की लहर दौड़ गई। परिवार ने इस कठिन समय में लोगों से उनकी निजता का सम्मान करने और प्रार्थनाओं व समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया है। फिलहाल आज की 50 बड़ी खबरों में बस इतना ही। उम्मीद है कि देश दुनिया के हर जरूरी और विश्वसनीय अपडेट आपको एक ही बुलेटिन में मिल गई होगी। अगर आपको हमारा ये बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना ना भूलें। और हाँ, आज शाम फिर मिलेंगे दिन भर की 25 सबसे बड़ी और ताज़ा खबरों के साथ, इसलिए हमारी शाम की 25 बड़ी खबरें देखना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि हर बड़ी अपडेट सबसे पहले और सबसे सटीक अंदाज में आपको यही मिलेगी। नमस्कार, मैं हूँ रेनू सिंह और आप देख रहे थे हेडलाइन ब्यूरो।